एक जबरदस्त गेम और एक रोमांचक जीत। जी हां, 1.5 दिन का गेम अभी बाकी था, लेकिन भारत के पंजे में जीत आ चुकी है और इसी सब पर हम आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद रहेंगे यशपाल शर्मा और साथ ही मौजूद रहेंगे एक्टर और कॉमेडियन सौरभ। यशपाल जी, कैसी लगी आपको जीत? जिस तरह का आक्रमण की उम्मीद थी वो दिखा आपको? देखिए, अगर टीम अच्छा नहीं कर रही हो तो आपको ये लगता है कि ये टीम अब पता नहीं क्या करेगी, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में किया है, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। और जो वर्तमान में जो क्रिकेट खेली है भारत ने, अगर आप देखें 36 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद बाउंस बैक करते हैं और वो भी बाहर, और उसके बाद सीरीज जीते हैं और यहाँ भी पहला टेस्ट आके हार जाते हैं। तो जब आपके एक जज्बा पैदा हो जाता है कि आप जीत सकते हैं और आपकी जो टीम है वो अच्छा कर सकती है, तो फिर आपको ये रिजल्ट दिखता है। तो देखिए, पहला मैच हारे, एडवांटेज मिला टॉस का इंग्लैंड को, लेकिन आप सेकंड टेस्ट में देखिए, भले एडवांटेज मिला भारत को, लेकिन जिस तरह से आर अश्विन ने शतक लगाया और बाकी खिलाड़ियों ने जो खेला, तो मुझे लगता है कि पूरा श्रेय पूरी टीम को जाना चाहिए। जी, मैच समरी से ही शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके एक एक खिलाड़ी का यहाँ पर पोस्टमार्टम जैसे किया जाता है ना, उनकी गेम का वो किया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए, अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करें भारत की, तो 329 रन हमने बनाए थे। रोहित के शानदार 161 रन, जिनकी लगातार चर्चा आगे भी होती रहेगी जब जब रोहित और भारत और इंग्लैंड की सीरीज की बात होगी। रहाणे के 67 रन। वहीं पर अगर देखें तो मोइन अली की जो गेंदबाजी थी, 4 विकेट उन्होंने चटकाए थे और 128 रन दिए थे, और स्टोन ने 3 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग्स है, 134 ऑल आउट हो गए थे और उन्होंने बहाना मारा था कि पिच खराब है। फोक्स के 42 रन थे और पोप के 22, अश्विन को 5 विकेट मिले थे और ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले थे। सेकेंड इनिंग्स की बात की जाए तो भारत ने 286 रन बनाए थे, अश्विन के 106 रन, जिसकी बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। कोहली के 62 रन, एक कप्तान की पारी उन्होंने खेली थी। यहां पर मोइन अली को 4 विकेट मिले थे, लीच को 4 विकेट मिले थे। इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग्स में 164 ऑल आउट, और जिसकी वजह से भारत जीत गया। इतना लंबा पहाड़ जैसा जो उनका टारगेट था वो चीज नहीं कर पाए। यहां पर मोइन अली के 43 रन और रूट के 33 रन। मोइन अली, मुझे लगता है कि आईपीएल की जो अभी नीलामी होगी, उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। जिस तरह से छक्के मारे हैं, जिस तरह से चौके मारे हैं, एंटरटेनमेंट तो कर ही दिया है। जी हाँ, क्योंकि जो भारत के कप्तान है वो विराट कोहली हैं, वो आरसीबी के भी कप्तान हैं। तो वो शायद उनको वो थोड़ा सा वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, मैं गेंदबाजी तो अच्छी करता हूँ, मैं बल्लेबाजी भी अच्छी करता हूँ और अटैकिंग बैटिंग करता हूँ। तो देखिए, ये वो आईपीएल एक डिफरेंट फॉर्मेट है। लेकिन आप किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे कि आपको क्या सबसे, जो आपका ड्रीम क्या है, तो यही कहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। जब तक मैं टेस्ट नहीं खेला तो मैं कंप्लीट क्रिकेटर नहीं हूँ। तो ये हर एक का एक सपना होता है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल तो चलता रहेगा। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसके लिए बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दुनिया भर से आएंगे, लेकिन वो एक मेरे लिए मनोरंजन है। तो लेकिन टेस्ट क्रिकेट में साहस वाली पारी उन्होंने खेली, चाहे जो भी है। देखिए, उन्होंने उसी विकेट पे मारे। जी हाँ, देखिए, वो उस समय दबाव तो नहीं था। बेन स्टोक्स भी मार सकते थे, देखिए, क्यों वो डिफेंसिव खेला उन्होंने? वो दबाव नहीं था उस समय, क्योंकि उनको मालूम था कि ये एक विकेट बचा है, ये कभी भी आउट हो जाएगा। ये पूरा भोजन काल के बाद, उसके बाद इतना समय कौन व्यतीत करेगा, उसके बाद एक दिन और पड़ा है, तो एक विकेट से सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उनको लगा मैं अपना ही कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा लूँ और अपना ही एंजॉय कर लूँ। तो जिस तरह से वो अटैकिंग किया, तो उसके लिए भी देखिए, नहीं तो बीट हो सकते थे। जिस तरह से वो बॉल टर्न हो रहा था, उन्होंने बहुत मेरिट पर खेला। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बॉलर को मारने जाएंगे। उनकी वजह से अक्षर जो है उनको हटा के अश्विन को लाना पड़ा, क्योंकि अक्षर की बॉल्स पे लग रहे थे चौके छक्के। जी हाँ, वो कोशिश ये थी कि क्योंकि वो विद द स्पिन कर रहे थे, क्योंकि देखिए, जब ऑफ स्पिनर होता है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगेंस्ट द स्पिन हो जाता है, तो गेंद पड़ के बाहर की तरफ जाती है। अक्षर का बॉल पड़ के अंदर की तरफ आ रहा था, तो वो मोइन अली की किस्मत अच्छी है कि वो बॉल उतना ही टर्न हो रहा था जितना उनके बल्ले पे आ जाए, तो टाइमिंग भी अच्छी हो गई। तो मुझे लगता है क्रेडिट उनको जाना चाहिए। जी, और इस बीच अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच की,
लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि किसको जाएगा मैन ऑफ द मैच। जिस तरह से अश्विन ने अपना बॉलिंग की और बैटिंग की और जिस तरह से अपना सेंचुरी बनाई थी, उसको देख के लग रहा था कि अश्विन के हाथों ही जाएगी ये ट्रॉफी। लेकिन कई क्रिटिक्स ये भी बोल रहे थे कि रोहित शर्मा के जो रन थे वो भारत को बेस दे गए थे और इसी वजह से इतना बड़ा टारगेट देखने को मिला है जो हमने इंग्लैंड को दिया है। मैन ऑफ द मैच पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबको उम्मीदें रोहित से रहती हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी कमाल की गेंदबाजी अश्विन करेंगे। मैं मानता हूं कि स्पिन गेंदबाजी में नंबर 1 के वो स्ट्राइक बॉलर हैं और जिस तरह की बैटिंग की है और ख़ास करके दूसरी पारी में, देखिए क्रेडिट पूरा जाना चाहिए रोहित को, लेकिन एक इनकरेज करने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को कि देखिए आप मिडिल ऑर्डर में हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने गपशप में ये बोल दिया था कि अगर मेरे नज़रिए से देखेंगे मेरा मैन ऑफ द मैच आर अश्विन, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है और ख़ास करके बैटिंग की है, मुझे लगता है कि ऐसी पिच के ऊपर शतक लगाना पूरा क्रेडिट आर अश्विन को जाता है। जी सौरभ, कोई कमेंट्री हो रही है कैरिबिया में या मतलब कुछ पता चलेगा हमको कि किसको मैन ऑफ द मैच मिल रहा है? मैंने तो यही देखा कि जब इंडिया में कमेंट्री होती है इंग्लिश में और जब माइकल होल्डिंग ये करते हैं कमेंट्री, तो किस तरीके से होती है और वो अश्विन को अप्रिशिएट भी करते हैं या इंडियन टीम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो कैसे करते हैं कि जैसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा सुनाता हूँ कि कैसे उनकी जो कमेंट्री होती है कि पहले डेविड गार अगर कमेंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, What a great shot that is by Sachin Tendulkar, but let me tell you that it's an even better shot by Ajay Jadeja. And yes, as far as bowling is concerned, it's not going up to that mark, but they are doing and they're containing the batsmen. What do you say, Mr. Michael Holding, Caribbean? That was beautifully bowled, let me tell you. And let me tell you one more thing, that every Indian batsman who played here, we always say, smell the leather, smell the leather. And after that, now they are saying that, smell the dust, because, Ashwin just rotating the ball here and there, and that's a beauty. That was a fantastic. I mean, I don't have any words to tell and describe the bowling of Ashwin. So I want to congratulate not only to India, but to also to, Ashwin and the rest of the spin bowlers, and Akshat also for his wonderful debut, where he took 5 wickets in the second innings. Beautifully bowled. तो स्मेल द डस्ट की अगर बात की जाए तो एक टाइम ऐसा था जब अश्विन के ओवर में 11 रन निकल गए, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, वो भी लास्ट के टेल एंडर्स में। और लेकिन रिकॉर्ड्स बनते ही इसलिए कि कोई ना कोई उनको तोड़ेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 10 विकेट मिल गए तो एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जो मतलब अश्विन हमेशा याद रखे जाएंगे उसके लिए। देखिए, ये भूख मिटती नहीं है जी। अगर आप रोहित के नज़रिए से देखें, वो देखिए जब वो आउट हुए तो बहुत मायूस थे। उन्होंने अपना बल्ला अपने पैड पे मारा कि उनको लग रहा था कि वो दोहरा शतक बना सकते हैं। यही एक खेल में एक रोमांच है कि जो आप चाहते हैं कभी कभी आपको नहीं मिलता। अब देखिए, जो मिला तो मुझे लगता है कि वो तसल्ली होनी चाहिए उस खिलाड़ी को और कोशिश करनी चाहिए कि अगला टेस्ट मैच जब आए तो इससे और अच्छा करें, क्योंकि यही है कि हर दिन खिलाड़ी के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। आप मास्टर नहीं बन सकते, ये मेरा अनुभव है। आप किसी भी दिग्गज से बात करेंगे, ये जो क्रिकेट है ना, वो खिलाड़ी को अपने से ऊपर जाने नहीं देती। आप शतक बना रहे हैं, अगले मैच में देखें वो शायद 10 रन पे आउट हो गए या 50 रन पे आउट हो गए। तो यही एक मज़ा है इस टेस्ट क्रिकेट का, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या T20 हो। जब तक आप सीखते रहेंगे, सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते थे कि जब तक आप सीखते रहेंगे आप अपनी गेम को इम्प्रूव करते रहें। जहाँ आपको लगेगा कि अब तो मैं तसल्ली हो गई, अब तो हो गया मेरा काम, तो फिर पटकनी भी लगती है, क्योंकि 2-3 मैच अगर आपके ख़राब हो गए फिर दबाव आना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मिले अच्छा मिले और अच्छे को ग्रैब करना चाहिए और आने वाले मैच में अच्छा करना चाहिए। आने वाले मैच की बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लर्निंग्स क्या रही इस मैच से वो भी करेंगे, लेकिन इतने सारे इस बार इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं कि मन करता है पहले उन्हीं को डिस्कस करते रहो। फॉर एग्जांपल कुलदीप यादव से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हालांकि उनको ओवर बहुत कम मिले, पहले 6 मिले, उसके बाद अभी जो मिले वो उनमें उन्होंने कमाल तो कम दिखाया। कुलदीप के बारे में आपकी क्या रीडिंग रही है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा गेंदबाजी करानी चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट की स्कीम में कुलदीप यादव हैं
कि जैसे अक्षर पटेल को लेके आए, रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, चोटिल हो ये गए थे। सवाल अश्विन से भी पूछा गया था जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्चुअल, तो तब उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो रोटेट किया जा रहा है मेरे और अक्षर के बीच में, इसलिए थर्ड वाला तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। देखिए वो ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्कीम में है वो खिलाड़ी तो आपको उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। आप कह रहे और हैं कि स्कीम में नहीं थे। अब मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से पहले पारी में बॉलिंग ज़्यादा नहीं दी, दूसरी पारी में भी वो तो उनको 2 विकेट मिल गए, तो मुझे लगता है कि ये टीम मैनेजमेंट को तय करना है कि वो उनकी स्कीम में है। मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में लग रहा है कि शायद वो प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? यजवेंद्र चहर राइट आर्म लेग स्पिनर और रविंद्र जडेजा अगर ठीक हो जाते हैं तो वो आएंगे। ये मैं सोच रहा हूँ एक चयनकर्ता के तौर पर कि शायद जो टीम मैनेजमेंट है वो ये सोच रहे कि हमारे पास अक्षर पटेल आ गए क्योंकि रविंद्र जडेजा का एक विकल्प मिल गए। जैसे अगर आर अश्विन कहीं कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए तो बाहर वाशिंगटन सुंदर बैठे, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं जैसे अश्विन करते हैं और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। जब आपके पास विकल्प हो तो वो आपकी पाइपलाइन में आ जाते हैं, वो आपकी स्कीम में आते हैं। तो अगर टीम मैनेजमेंट की स्कीम में जो आप कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली, अगर टीम मैनेजमेंट की स्कीम में कुलदीप यादव हैं, आने वाले समय में जब भी उनको मौका मिले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा गेंदबाजी करानी पड़ेगी, तभी वो उस स्कीम में आ पाएंगे। क्या उनको अपना एक्शन भी सुधारने की ज़रूरत है? जिस तरह से अगर राइट हैंड की बात की जाए तो वो जल्दी नीचे हो जाता है, कहा जाता है। देखिए, जब तक आप अच्छा कर रहे हैं, अब आर अश्विन के बारे में बोलिए कि उनका एक्शन कैसा है, वो अपना अपना एक अंदाज होता है। उनका हाथ पहले गिर रहा है या बाद में आ रहा है, आप विकेट ले रहे हैं, अब कोई नहीं बात करेगा कि उनका हाथ नीचे गिरा है या क्या हुआ है, 2 विकेट ले गए वो, जबकि उनको ओवर्स इतने कम दिए गए। मुझे लगता है कि ये गेंदबाज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जाते हैं, इनके कोचेस इनके साथ लगे रहते हैं, इनको बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है। अब जैसे देखिए विराट कोहली बैटिंग में करने आए, वो दूर से खेल गए, क्लीन बोल्ड हो गए मोइन अली को। ऑफ स्पिनर उनकी कमी रही है, कमजोरी रही है कि वो ज़्यादातर आउट होते, लेकिन दूसरी पारी में आए उस गलती को सुधारा। तो ये कुलदीप यादव को देखना है कि उसको विकेट्स लेने के लिए, देखिए जब स्कोर बोर्ड होता है ना, उस पर अगर आपने 20 रन दिए और विकेट कोई नहीं मिला, कोई देखेगा नहीं टेस्ट क्रिकेट में खास करके। वहाँ पर अगर आपने 60 रन दे दिए और 3 विकेट लग गए तो कहेगा, देखिए वो 60 रन नहीं देखेगा कि इतने थोड़े ज़्यादा रन दे दिए, वो कहेंगे देखिए 3 विकेट उनको मिल गया। अब देखिए कुलदीप यादव के कहेंगे देखिए कम बॉलिंग दी लेकिन उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए। तो मुझे लगता है कि एक्शन आपका कैसा भी हो, आप जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आप बैट्समैन हैं तो आपके रन बनने चाहिए, आप कैसे भी बनाएं। देखिए मैं टेक्निकली साउंड नहीं था, मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ। आप टेक्निकली साउंड हैं या नहीं है, शाम को जब स्कोर बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, यशपाल शर्मा ने इसी मैदान पर शतक लगाया था, जीआर विश्वनाथ ने 222 रन बनाए थे, सारा दिन खेलते रहे। अगर मैं टेक्निकली साउंड नहीं होता तो वो मेरे को जल्दी आउट कर लेते। आप टेक्निकली साउंड हैं या नहीं हैं, अगर स्कोर बोर्ड पे 100 लग गया ना, कोई आपकी टेक्निक के बारे में बात नहीं करेगा। यही एक गेंदबाज के लिए होता है कि 5 विकेट लग गए, देखिएगा कोई बात नहीं करेगा कि आपका हाथ कहाँ से गिर रहा है, कैसे हो रहा है, राउंड आर्म आ रहा है या ऊपर से आ रहा है। वो यही करेंगे कि देखिए इन्होंने 5 विकेट निकाल दिए। अब अश्विन की बात आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 8 विकेट निकाल दिए, शतक लगा दिया। यही खेल है। जब आप टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, मैच विनर बन जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि परफॉर्मर हो, देखिए जो टीम में आते हैं वो परफॉर्मर होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको मौका मिलता है। लेकिन वहाँ रह के आप जब खेलते हैं, जब मैच विनर बन जाते हैं जैसे आर अश्विन है, फिर वो कॉन्फिडेंस जागता है टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, वाइस कप्तान का, कोच का, कि देखिए ये खिलाड़ी आया है, ये अपनी परफॉर्मेंस तो देगा ही लेकिन ये हमें मैच भी जिता के देगा। और जब आप मैच विनर बनेंगे तो फिर टीम को फायदा होता है। और सौरभ, मैच जीतने के बाद क्या कोई आपको सरहद पार से फोन आया या मेरे पास आया कोई बॉलर भी हो, कप्तान भी रहे हो? हाँ, मेरे पास इमरान खान साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि भाई वो जिस हिसाब से बोलते हैं कि भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भाई मैं आपको जो उनसे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से रहा, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रही है इंडिया की यहाँ पे। मेरे को कभी ना कभी लगता है कि पहला मैच कोई जानबूझ के नहीं हारता, लेकिन वो विनिंग स्ट्रीक से चलते हुए आ रहे थे।
ऐस करके जी उन्होंने वो जो फर्स्ट मैच था वो हार गए। लेकिन जैसा कि सर ने भी बोला कि इंडिया के अंदर जो जीतने की भूख है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, कोई ज़्यादा इनफैक्ट। और मैं हमेशा यही कहता हूँ जी कि जिस बंदे के अंदर ये होना कि मुझे जीतना है और मैं जीत के रहूँगा, तो देखिए आज उन्होंने कर दिखाया। चुनचा सिलेक्टर्स को भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए जी जब बड़ी मेहनत लगती है, जैसे सर ने बताया है पहले भी कि जब आप के पास दो अच्छे बॉलर हों, जब अच्छे नहीं होते तो आपको पता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको आपने ले लेना है। लेकिन जब बंदे आपके सभी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको किसको लेना है, वो सबसे बड़ी कलाकारी है। और वो कलाकारी मैं इनको भी श्रेय देता हूँ और रेस्ट ऑफ दी जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनको देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई अगर आप लोग कहीं इस तरफ से पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आ जाएं एक बारी, थोड़े हमारे भी सिलेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ तो ना तो फिटनेस पे कोई ध्यान है ना बॉलिंग पे ध्यान है। यहाँ पे तो एक लड़का जो है ना लाइन के बाहर पैर रख देता है तो वो अमीर से आमिर हो जाता है, तो और अमीर हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप उसके ऊपर भी हमारे पे भी तरफ ध्यान दें। पर मैं बेस्ट आपको ये बोलूँगा कि यू प्लेड अ वेरी वंडरफुल क्रिकेट, कीप गोइंग ऑन, आप लड़ते रहें और मैच जीतते रहें, इंडिया को जीत दिलाते रहें, और जब हमारे साथ खेल लें तो थोड़ा सा कम पिटाई करें। आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि ये कैसी खुशी मनानी चाहिए इससे जीत की। मुझे लगता है कि डिज़र्व करती है पूरी टीम, और सब कुछ भुला के पूरा जश्न होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में और शाम तक चलना चाहिए। क्योंकि देखिए जीत जब होती है तो फिर वो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन जल्दी से भुलाना भी होगा। ये देखते हुए कि अभी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से अहमदाबाद जाया जाएगा दोनों टीमों को, और वहाँ जाकर पिच भले टर्निंग हो या थोड़ा सा उसमें बाउंस हो, लेकिन अलग सी पिच होगी। और साथ में जो तीसरा टेस्ट मैच है वो पिंक बॉल से है, और डे नाइट है और पिंक बॉल है। तो आपको मालूम है पिंक बॉल से क्या हशर हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जहन में होना चाहिए। आप खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, लेकिन जल्दी बुलाइए ताकि तैयारी पूरी हो सके, क्योंकि अहमदाबाद में फिर जीत हासिल करनी। तो 24 फरवरी को जो ये मोटेरा में नया मैदान है, कुछ अंदाजा है इसके बारे में, किस तरह की कंडीशंस रहेंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए क्योंकि जब वहाँ ज़्यादा मैचेस ना हुए हों तो वहाँ फिर वो मुश्किल हो जाती है खिलाड़ियों को भी समझना कि ये इसमें उछाल कैसा होगा। भले वो टर्निंग ट्रैक हो तो इसमें नीचे रहेगा बॉल, जैसे यहाँ थोड़ा बॉल कभी कभी उड़ जाता था, तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो टीम मैनेजमेंट होती है वो पढ़ लेती है कि इसकी जो हार्डनेस है वो कितनी है, कि क्या पहले 2 दिन के बाद टर्न करेगा या पहले ही दिन शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ शुरू हुआ। तो वो वहाँ जाके ही टीम मैनेजमेंट देखते हैं, तभी वो तय करती है कि मेरी जो पहली 11 है वो क्या होगी। जी, इंग्लैंड के बारे में भी बात करेंगे। इस बीच मैं अपना वो देना भूल गई क्योंकि यशपाल जी ने कुछ बोल दिया। मैं कहना चाह रही थी कि उनको ये बता दीजिएगा कि आपके जो तेज़ गेंदबाज हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उनकी गेंदबाजी देखने में जो मज़ा आता है वो भी एक काबिल तारीफ़ है। बहरहाल इंग्लैंड की बैटिंग का कॉन्फिडेंस अब जाता हुआ दिखेगा? मुझे नहीं लगता। देखिए वो प्रोफेशनल टीम है, वो श्रीलंका से खेल, लेकिन हमने इसमें देखा है। देखिए अब ये बात भारत के लिए भी लागू हो सकती। आप ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट होते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ के दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के जो कहते हैं कि अब विराट भी चला गया, अब तो वाइट वॉश हो जाएगा, अब तो बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना। वहाँ से आप बाउंस बैक करते हैं, सीरीज जीतते हैं, तो ये लागू भारत के लिए भी हो सकता है। पहला मैच आते ही हार गए तो वो इफेक्ट होना चाहिए था सेकंड मैच में। लेकिन जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं, जो ऊपर के टॉप टीमों में गिनी जाती है, वो हिम्मत नहीं हारती। ये अगर भारतीय टीम हल्के में लेगी तो उनको नुकसान हो सकता है। तो वो उनको अपनी शक्ति पर खेलना चाहिए कि हमारी टीम जो है वो इनसे बेहतर खेल रही है और हमें उसी को ही मेंटेन करना है। अगर ये मेंटेन कर लेंगे अहमदाबाद में तो मुझे लगता है कि फिर इंग्लैंड को हरा पाएंगे। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें, उनका डेब्यू इस बार कैसा लगा आपको? क्या ये माना जाए कि उन्होंने अपनी टीम में जगह पक्की कर ली है? देखिए डेब्यू कर लिया है, प्रेशर नहीं था जब तक डेब्यू नहीं किया था, ये मेरा अनुभव है। जब किसी खिलाड़ी का डेब्यू हो जाता है, भले वो परफॉर्म करे या ना करे, अगर उसको आगे चांस मिलते हैं फिर प्रेशर आता है कि देखिए आप टीम में सर्वाइव करने के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी परफॉर्मेंस है और कोई नहीं है। अब जो इन्होंने किया, इनके फेवर में थी ये पिच, बहुत अच्छा कमाल किया। अब कभी कभी ऐसी पिच भी मिलेगी जो बैट्समैन की फेवर में होगी,
वहाँ कैसी करनी है वो दबाव आएगा अक्षर पटेल को अगर रविंद्र जडेजा वापसी नहीं करते। तो ये अब सब कुछ निर्भर करता है अक्षर पटेल के ऊपर कि अब शुरुआत अच्छी हो गई है, जो हर कोई अपना एक सपना देखता है कि बैट्समैन देखता है कि पिच अच्छी मिल जाए, मेरे 50 रन हो जाएं डेब्यू में, मेरा काम चल जाए। क्या ये माना जाए अक्षर ने काफी कुछ अपनी खेल इससे भी सीखा है अश्विन से? देखिए ये सीखते रहते हैं, ज़्यादातर रवि शास्त्री से सीखा होगा, क्योंकि देखिए जो कोच बाहर बैठे हैं वो अपने ज़माने के लेफ्ट आर्म, और वैसे ही एक्शन है उनका, हाइट भी है और वैसे ही एक्शन है रवि शास्त्री जैसा। अगर आप थोड़ी सी उनकी फुटेज निकाल के देखेंगे तो उसी हिसाब से वो कॉर्नर से आके बॉल करते हैं, रवि शास्त्री करते थे, क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे, वही अक्षर पटेल करते हैं। तो वो हाइट का भी उनको एडवांटेज है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि कोच आपको रास्ता दिखा देगा कि देखिए ये रास्ता सही है, आपको ये लाइन और लेंथ पकड़नी है। लेकिन आखिर में मैं क्रेडिट खिलाड़ी को देता हूँ, क्योंकि जो करना है वो खिलाड़ी को मैदान पर करना है। वहाँ जो आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके कोच, आपका सिखाया हुआ वो लाइन के पीछे रह जाता है। फिर जब आप लाइन क्रॉस करके जाते हैं अंदर, फिर आप ही कप्तान हैं, आप ही अपने सलाहकार हैं और आप ही को परफॉर्म करना है। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्या है? अगर आपको लगातार परफॉर्म करेंगे तभी वाहवाही मिलेगी, और अक्षर पटेल को ये अपने जहन में रख लेना चाहिए। आपको मजा आएगा ये सुन के कि जो बेस्ट फिगर्स हैं डेब्यू की इन इंडिया और इंडिया के स्पिनर्स से, वो देखिए हिरवानी 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे उन्होंने इसी मैदान पर। जी। अश्विन 6 विकेट लेकर सिर्फ 47 रन दिए थे, और दिलीप दोशी 6 विकेट लेकर 103 रन, और अक्षर पटेल 5 विकेट लेकर और 60 रन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गेंदबाज हो, अगर उसको लगता है कि ये मेरी थोड़ी फेवर में पिच हो जाए तो फिर मैं अपना कमाल दिखा सकूँ। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, अक्षर पटेल की शुरुआत अच्छी हो चुकी है। मैं वही उसी स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ कि अब उनको मेंटेन करना है। बहुत अच्छा किया है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और उनका एडवांटेज क्या है कि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और ऊपर से बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। देखिए अगर आप पूरा इतिहास निकालेंगे क्रिकेट का, पूरी दुनिया में ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर ने बहुत डोमिनेट किया। देखिए एक क्लास निकल के आई है, कीपिंग में भी निखार दिख रहा है, भले एक दो कैचे छूटे हों, वो होता रहता है ऐसे पिच पर जब मुश्किल हो। ऋषभ पंत, अब देखिए कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है और आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग कर सकते हो। अब देखिए वाशिंगटन सुंदर बाहर बैठे, अक्षर पटेल को अब ये समझना होगा कि उनकी जो उनको मौका मिलेगा तो उनकी जो जिम्मेदारी दोहरी हो गई है, क्योंकि अगर वो एक टेल एंडर हो ना कि तो चल जाता है, लेकिन वो उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने बहुत रन बनाए और अच्छे खासे रन बनाए। तो उनको अपनी बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जैसे आर अश्विन ने कर दिखाई, जैसे वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाई है। तो मुझे लगता है कि ये अब दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी अक्षर पटेल के ऊपर कि गेंदबाजी तो करनी है। मतलब बड़ा प्रेशर है आजकल के प्लेयर्स के ऊपर, है कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। शुरू से ही था। देखिए मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ कि मुझे जब पहले मैच में 1983 में पहले मैच में मैं अपने आप को 12th में लेके चल रहा था, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं मुझे कहा जाता कि आप कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच खेल रहे हैं। मुझे हैरानी हुई कि मेरे से, मैं देखिए मानना चाहिए, मेरे से अच्छा खिलाड़ी दिलीप वेंगसारकर को नहीं खिलाया जा रहा और मुझे कह दिया कि आप 5 नंबर खेलेंगे। तो आपकी जो जिम्मेदारी वो बढ़ गई, दबाव भी आया कि अगर अच्छा नहीं किया तो लोग भी आलोचना करेंगे कि देखिए वेंगसारकर जैसे को नहीं खिलाया, यशपाल को क्यों खिला दिया। कैसा रहा था आपका डेब्यू? देखिए डेब्यू यही होता है, आपको कम मौका मिले, ज़्यादा चांसेस ना मिले। पहले मैच में मेरी खुशकिस्मती है, मैं धन्यवाद दूंगा टीम मैनेजमेंट का जिसमें वाइस कप्तान और कप्तान थे, कोच तो हमारे टाइम पे थे नहीं, कि मैं हाईएस्ट रन गेटर था। भारतीय टीम जीती 89 रन मैंने बनाए एंड आई गॉट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। क्या बात है, मतलब डेब्यू में वो वहां से 83 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। तो ये होना चाहिए। मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको मौके कम मिले या ज़्यादा मिले, किस्मत वालों को ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो लेकिन अगर आपको 1 या 2 मौके मिले, अगर आप उसको ग्रैब कर ले, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और देखिए उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुछ लोग पूरे मैच नहीं खेल पाए, मैं पूरे मैचेस फाइनल तक खेला और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बना भारतीय टीम के लिए। मैं आज भी मानता हूं कि वेंगसारकर जैसा खिलाड़ी, और मुझे भी हैरानी हो रही थी कि वो बाहर बैठा। तो लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन है। अब देखिए आर अश्विन बहुत अच्छा किया,
मुझे बड़ी खुशी है कि पीछे एक बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग आ रही है, उसका नाम है वाशिंगटन सुंदर। ये हमने 2011 में मैं जब चेंज करता था तो हमने ये काम किया था। इनकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी आर अश्विन की। हरभजन सिंह उस समय बहुत पीक पर थे, लेकिन दूसरा चयनकर्ताओं का यही काम होता है कि भविष्य के लिए टीम बनाना। तो हमने आर अश्विन को साथ लगा दिया। देखिए आज आर अश्विन कहाँ है। तो यही होना चाहिए, कोई भी उस सीट पर बैठे उनको ये नहीं देखना चाहिए कि आज ये मैच में क्या कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए आगे करना है, विकल्प कितने। यानी कि एवरी अपॉर्चुनिटी हैज अ शेल्फ लाइफ, तो उसको जैसे ही मिलती है उसको ग्रैब करो और उसको इम्प्रोवाइज करो। पहला मैच मिला है, अपने मुताबिक पिच मिली है, इसको आगे मेंटेन कैसे करना है ये अक्षर के ऊपर निर्भर करता है। जी, अक्षर को लेकर कुछ है आपके पास सौरभ? देखिए, मैंने शुरुआत में बोला था कि हमारे जो कुलभूषण खरवंदा जी हैं वो बड़ा खुश थे पहले मैच में भी, मतलब पहली इनिंग्स में भी खुश थे। तो अब उन्होंने अब वो मतलब फूले नहीं समा रहे हैं और वो अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये टीम इंडिया है, और एक बात बताऊं, अब इनके मुंह खून लग चुका है, यानी इन्होंने स्वाद चख लिया है जीत का। जो हमेशा भूखे ही रहते हैं, जीत के भूखे, प्यार के भूखे, विकेट्स के भूखे, रनों के भूखे, और सबसे बड़ा भूखा इनमें इस समय जो है वो है अश्विन। न केवल 100 बनाता है बल्कि 5 विकेट्स भी लेता है, हॉल लेता है। तो मैं कहूँगा रूट, अब देखना होगा तुम्हारी रूट हुई हैं, क्योंकि पहले गेम में तो तुमने हमें हरा दिया, लेकिन अब जो है डोर पनघट की जो है काफी 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 दिक्कत में रहेगी। तो ओवर टू यू रूट। और मैं बताऊं, ये भी एक कला है। ये हम और आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी रहा और मैं कमेंट कर सकता हूं, लेकिन इसके पीछे भी ऐसे ही नहीं कि मैं पहले शो में भी इनके साथ कहा था कि आप सीट पे बैठे और ऐसा बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे भी मेहनत होती है, तो वो लागू होता है खिलाड़ियों के ऊपर भी। जब तक मेहनत करते रहेंगे, समय के साथ बदलना, और मेहनत करते रहेंगे आपका फायदा होगा। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आलोचना झेलने के लिए तैयार हो जाए। जी, और आलोचना हो सकती थी कप्तान की, लेकिन अब जब कप्तान से बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि ग्रिट और डिटर्मिनेशन, इन 2 चीज़ों की वजह से हम जीते हैं और हमने सीरीज को लेवल किया है। इस पर और बातचीत के लिए हम आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे साथ एयाज मेमन मौजूद हैं। एयाज, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस मैच? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो ये है कि आप इंडिया की टीम को कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, पहले टेस्ट मैच हारी थी, 36 पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद जिस तरह से कमबैक किया और सीरीज जीती। तो इंग्लैंड की टैक्टिक्स मुझे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आई। 227 रन की जीत, साइकोलॉजिकल एडवांटेज भरपूर दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए। क्या अटैक करना है, क्या डिफेंड करना है, एक तो हुनर की बात होती है, एक मेंटल अप्रोच की बात होती है। और मेरे ख्याल से जो इंडिया का अप्रोच था बड़ा ही पॉजिटिव। बॉडी लैंग्वेज हमने पहले भी बात की है इस प्रोग्राम में पिछले दिनों में, कि बड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज से आए, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना। इस जरूर पिच फेवर की बॉलर्स को, लेकिन स्पिन बॉलर्स उनकी टीम में भी थे। और हमारी टीम जो जिस तरह से खेली है, मेरे ख्याल से खास करके बल्लेबाज रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत, रहाणे, विराट कोहली और फिर अश्विन, यानी एक टॉप ऑर्डर से, ओपनर से लेकर नंबर 8 के बैट्समैन तक ने उन्होंने बताया कि आप इस विकेट पे रन बना सकते हैं विद एप्लीकेशन एंड विद करेज। साहस भी चाहिए और एप्लीकेशन भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक सबक इंग्लैंड के लिए, हमारे लिए ये सबक है कि भाई फिर से आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। और फिर अगली मैच जो है, जैसा मैं सुन रहा था इस प्रोग्राम में कि डे नाइट मैच है, वहां के चैलेंजेस अलग हो गए। एक तो चैलेंजेस पिच के हो गए, दूसरे जो है वो अंडर लाइट्स खेलने के हैं। तो ये सब चीज के लिए तवज्जो रखनी होगी इंडियन टीम को। जी, और यशपाल जी कुछ इस पर हामी भी भर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एजाज ने बहुत अच्छा कहा। जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं कह रहा था कि खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, लेकिन जल्दी भूल जाइए, क्योंकि अहमदाबाद में वो डे नाइट क्रिकेट है, पिंक बॉल से होना है। और सुनने में भी आ रहा है कि शायद मोहम्मद शमी को टीम में लाया जाए, क्योंकि देखिए हो सकता है वहाँ थोड़ा उछाल हो, ऐसा पिच ना मिले, थोड़ा तेज़ विकेट हो, और वो पिंक बॉल तो तेज़ गेंदबाजों को मदद करती है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन वो मोहम्मद शमी भी चोटिल हुए थे तो इसलिए बाहर हुए थे। ये देखना होगा मोहम्मद शमी को कि वो हामी तब भरें
टीम में आने के लिए कि अगर वो पूरी तरह फिट है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि मैं कितना फिट हूँ। अगर आप धोखे से आ जाएंगे या कह देंगे हाँ मैं 80% फिट हूँ मैं लेकिन खेल जाऊँगा, वहाँ आकर कहीं चोटिल हो गए तो वो टीम का नुकसान होगा। यहाँ से सीरीज भारत अभी जीता नहीं है, 1-1 की बराबरी है, 2 टेस्ट मैच अभी बचे हैं। तो अगला जो पिंक बॉल वाला जो मैच है वो भारत के नज़रिए से देखेंगे तो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि वो दबाव रहेगा जो ऑस्ट्रेलिया में गड़बड़ हुई थी, जो एजाज ने भी कहा, मैं भी आपसे कर रहा था, 36 ऑल आउट हो गई थी टीम। तो वो थोड़ा जहन में रहता है कि पिंक बॉल फिर आ गई यार, इसमें कैसे बैट्समैन अपने आप को संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो खेले एक तो पूरी तरह वो फिट हो और वो पिंक बॉल का ध्यान रखे कि हमें इस गेंद के खिलाफ ज़्यादा बेहतर करना है। जी, पिंक बॉल को ही आगे हम अगर लेके चलें, क्योंकि अब मोटेरा में होगा अगला मैच और डे एंड नाइट होगा। पिंक बॉल के साथ भारत का एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है। एयाज, ये बताएं कि इस बॉल के बारे में ये भी कहा जाता है ड्यू की वजह से थोड़ी सीम्स भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। किस तरह से किस तरह के गेंदबाजों को मदद मिलेगी और कैसे भारत को अब चयन करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए मिक्स्ड बैग रहा है इंडिया की परफॉर्मेंस जो है अंडर लाइट्स। जैसे हमने कहा एडिलेड में देखा, हमने एडिलेड में बुरी तरह से हारी थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी जीत मिली है। अब ये जाहिर है कि आगे चलते हुए डे नाइट क्रिकेट, पिंक बॉल क्रिकेट ज्यादा बढ़ेगी, तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, टू कन्फ्रंट करना है। जहां तक मेरा और मैं पहला टेस्ट मैच जो था डे नाइट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2015-16 में मैंने जाके देखा था, वो मैच 3 दिन में समाप्त हो गई। तीनों ही दिन बड़ा ही रोमांचक, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा दोनों ही टीम का, अप डाउन होते रहे। लेकिन एक बात सामने आई, वो ये है कि जब लाइट्स ऑन होती है, ट्वाइलाइट का समय होता है, तब वहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उछाल भी ज्यादा है, स्विंग भी मिल रहा था, और ये मेरे ख्याल से मोटेरा की पिच किस तरह से खेलेंगे, जैसा यशपाल ने कहा है, ये एक बड़ी फिलहाल, लेकिन अगर थोड़ी सी उछाल रही और स्विंग मूवमेंट रही तो आप इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते। रिवर्स स्विंग मिली, जेम्स एंडरसन ने आके 1-2-3 ओवर के स्पेल में 3 विकेट निकाल दिए। एजाज में उनके पास है स्टुअर्ट वापस आ जाएंगे, तो दिक्कतें रहेगी, चैलेंज है, और इंडिया को इसके लिए कन्फ्रंट करना है। अभी ये नहीं सोचा है कि सीरीज जीत गए, अभी सीरीज सिर्फ लेवल हुई है। एजाज, यशपाल शर्मा स्टूडियो से। मेरा ये मानना है कि देखिए अगले जो मैच में जोफ्रा आर्चर भी अगर वो फिट हुए तो वो भी आ सकते हैं, और इनका करिश्मा है खास करके पिंक बॉल से, जैसे आपने एंडरसन की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये जहन में रखना होगा भारतीय बल्लेबाजों को कि ये डिफरेंट बॉल गेम होने वाला है अहमदाबाद में। तो ये अभी बराबर सीरीज हुई है, अभी भारत जीता नहीं है। देखिए बहुत जरूरी है जीत को ध्यान में रखने के लिए। यशपाल, मैं आपसे जस्ट ऐड ऑन टू व्हाट यू सेड, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आपको फाइनल में पहुंचना है तो इंडिया के लिए लाजिम है, बहुत जरूरी है कि वो सीरीज जीते। अगर 2-2 होती है या 1-1 सीरीज ड्रॉ हो जाती है तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। मिनिमम 2-1 का मार्जिन आपको चाहिए। अगर आप ये टेस्ट मैच अगर हार जाते हैं तो फिर आपके चांसेस ऑफ गोइंग टू WTC फाइनल इज 0। तो यहाँ पे जैसा आपने कहा जोफ्रा आर्चर है, जेम्स एंडरसन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेन स्टोक्स को क्यों इतना अंडरबॉल किया इंग्लैंड ने। इस पिच पर भी जो आज समाप्त हुई जहां पर चेन्नई में मैच, वहां पर भी कुछ मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स को कम से कम 8-10-15 ओवर ज्यादा डालने चाहिए थे, लेकिन वो हुआ नहीं। इंग्लैंड की टैक्टिक्स बैटिंग में और बॉलिंग में कुछ खास मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन नया ग्राउंड, नई पिच, नया टेस्ट मैच, जो लर्निंग मिली है उससे काफी जो है वो सीखेंगे, और आगे चलते हुए मेरे ख्याल से बड़ा चैलेंज है अहमदाबाद में इंडिया के लिए। जी, यानी कि रिवर्स स्विंग, फास्ट पेसर्स को मदद, ये सब तो होगा ही, लेकिन अगर जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की तो भारत अब सेकंड नंबर पर आके इस बराबरी के साथ। एक लास्ट में एजाज ने बड़ी अच्छी बात की है जी। कि दबाव भारत पे रहेगा। उसका कारण यह है कि भारत को फाइनल के लिए एफर्ट ज़्यादा लगानी है, जी, क्योंकि अगर वो वहाँ पे ड्रॉ कर दिया या हार गए तो फिर मुश्किल भारत के लिए होने वाली है। तो और ऊपर से पिंक बॉल है, अगर उनके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो वापस आएंगे तो वो क्वालिटी जो गेंदबाजी की है वो बदल जाएगी। तो उसके लिए वो जो मेंटली अपने आप को तैयार करना होता है वो बैट्समैनों को तैयार करना होगा कि 11 देखे कि उनके कौन कौन से तेज़ गेंदबाज वापस आ गए
और ऊपर से पिंक बॉल है और वो उछाल 1 घंटे में पता लग जाता है कि कितना है उसके ऊपर, तो उसके मुताबिक ही अपने आप को ढालना होगा। तो मुझे लगता है कि जो करना है भारत की टीम को करना है जीतने के लिए, ताकि वो टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच सके। यानी कि ये भी हो सकता है कि जो जून में होने वाला है ये चैंपियनशिप, पता चले इंग्लैंड बाहर ही कर दे, इंग्लैंड को बाहर ही कर दे इंडिया। देखिए हल्की टीम नहीं है इंग्लैंड की, प्रोफेशनल टीम है इंग्लैंड की। और जैसे पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती, उन्होंने हल्के में लिया भारत को। देखिए कैसे जब टीमें बराबर की होती है ना, जैसे ही आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे या आप उस टीम को हल्के में लेंगे तो आपको पटक नहीं मिलेगी। तो देखिए दूसरे टेस्ट मैच में बाउंस बैक किया भारत ने, और यही अगर गड़बड़ी भारत ने की, ये देखते हुए कि पिंक बॉल से हाल ही में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो फिर वो दबाव भारत की टीम पे आएगा। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलिए। जब आप अपने पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अयाज के पास अब चलते हैं। अयाज, अगर मोटेरा की बात करें तो जैसे मोहम्मद सामी की बात हो रही है कि उनको वापस बुलाया जा सकता है, अगर उनकी इंजरी ठीक हो गई तो उनको आना भी चाहिए वापस, लेकिन तभी अगर इंजरी ठीक हो गई हो। तो इनके अलावा कुछ और चेंजेस आप देख सकते हैं टीम 11 में? देखिए मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह की जगह बनती है। मुझे लगता है कि डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल के साथ इंडिया का अटैक जो है उसकी शक्ल थोड़ी सी, उसका फॉर्मेशन बदल जाएगा। 3 पेसर्स खिलाएंगे और मेरी जहां तक सोच है उसमें क्या शमी की भर्ती होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो यशपाल ने कहा कि अनलेस मैं कहूंगा 100% नहीं 110% श्योर है के लिए फिटनेस के बारे में फिर उनको कहना चाहिए हाथ ऊपर करके कि मैं आई एम ओपन फॉर सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप 5 बॉलर जिसमें 3 या आप एक फास्ट बॉलर है और आप ब्रेक डाउन हो जाता है तो बहुत बड़ा झटका पड़ जाएगा टीम को। तो इससे बेहतर है कि आप सिट आउट करें अगर आप फुल्ली फिट ना हो। मुझे लगता है कि बुमराह की वापसी होगी। बुमराह, इशाक, सिराज, ये 3 है ऑलरेडी हमारे पास जो फिट है फास्ट बॉलर। बुमराह को रेस्ट किया गया था, 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि ये हो गए वॉशिंगटन, माफ कीजिएगा, रवि अश्विन और अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत अच्छा था। कुलदीप के लिए थोड़ा सा हार्ड लक होगा, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, बट आई एम नॉट द सिलेक्टर और द कैप्टन, तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि मोहम्मद शमी बहुत जबरदस्त बॉलर है, लेकिन he has to be 100% fit to play। हाँ, थोड़ी आवाज आज आपकी ज्यादा क्रैक हो रही है, लेकिन हमारे पास जो है एक एक्स सिलेक्टर बैठे हुए हैं तो वो हमें बताएंगे कि बुमराह तो मुझे तो लग रहा था कि इसमें भी क्यों ड्रॉप किया उनको, बट ये भी था कि उनको रेस्ट दिया गया है क्योंकि मोटेरा में उनका चयन होना है। इसके अलावा देखिए बुमराह तो पूरे गुस्से के साथ आएंगे क्योंकि एक तो पिंक बॉल है हाँ। और वो हमारा वो भी एक स्ट्राइक बॉलर है हमारा, उसको नज़र ना लगे। लेकिन मेरे ज़िंदगी में जितना मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 साल खेला है, मैंने बड़े से बड़ा तेज़ गेंदबाज खेला, लेकिन ऐसा गेंदबाज नहीं देखा जो 5 कदम चलता हो, फिर 5 कदम पे भागता हो और फिर 140 की स्पीड से ज़्यादा की गेंदबाजी करता हो। तो ये एक हमारे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है बुमराह जिसका नाम है, तो मुझे लगता है कि इसकी तो वापसी होनी चाहिए। जो मिजाज ने कहा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब आपने कहा ना एक्स सिलेक्टर, 2011 तक जब विश्व कप हम जीते, मेरा दोहरा रिश्ता है। 1983 में जब जीते तो मैं प्लेयर था, 2011 में जब जीते तो मैं चेन करता था। उससे पहले एक सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड में, तो एक टेस्ट रिपोर्ट आती है, फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें पता लगा कि ज़हीर खान बिल्कुल फिट है। अब वो बहुत बड़े सीनियर और इतने दिग्गज गेंदबाज, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट और जैसे वहाँ गए 4 ओवर के बाद चोटिल हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सीनियर भले वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, उनको पहले तब हामी भरनी चाहिए जब उनको अंदर से ये पता लगे कि मैं, जैसे एजाज ने कहा कि मैं तो 100% कह रहा हूँ, वो कह रहे 110% फिट होने चाहिए। क्योंकि कहीं गड़बड़ हुई 4, 5 और 6 ओवर के बाद, अगर वो गेंदबाज फिर चोटिल हो गया तो क्या होगा नुकसान। क्योंकि ऐसे क्रूशियल टाइम पे कि सीरीज बराबर में है 1-1 की, और ये टेस्ट मैच वो भी जीतने की कोशिश करेंगे और भारत तो डबल जीतने की कोशिश करेगा। वहाँ पर अगर कोई गेंदबाज जो आपका स्ट्राइक बॉलर है वो इंजर्ड हो जाता है तो वो सारा जो दबाव है वो गेंदबाजी पर तो आएगा ही, बल्लेबाजों के ऊपर भी आएगा। तो ऐसा शमी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। अगर टीम मैनेजमेंट सोचती है और चयनकर्ता सोचते हैं कि उसको आना चाहिए, लेकिन शमी से सीधी खुलकर बात करनी चाहिए। जी, आपके किसी कमेंटेटर ने मोटेरा की फ्लाइट पकड़ ली हो तो? मेरे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने फ्लाइट पकड़ी, लेकिन अब की बार क्या था कि वो बॉलीवुड के एक हैं देवगन साहब,
अच्छा। उन्होंने फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दी कि हाय दिस इज सिंघम, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब शेर घायल होता है तो 2 कदम पीछे जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है, इसका मतलब ये है कि वो दुगनी ताकत से आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से पहले मैच में हम हारे, तो उसके बाद पूरी इंडियन टीम ने खड़े होकर बोला आता माची सटकली, और उसके बाद वो आए, वापस आए और उसके बाद छा गए। सो आई वुड लव टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर टीम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू इंडिया। बाय बाय, चीयर्स, गॉड ब्लेस। ऑल द बेस्ट तो टीम इंडिया को होना ही चाहिए मोटेरा के लिए, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए कोशिश यही करनी चाहिए कि मैचेस दोनों जीते जाएं अब जो आने वाले हैं। लेकिन ये बताएं कि शमी का नाम एक तरह से मोहर लग गई है, एक तरफ से बुमराह की मोहर आपने लगा दी है, उसके अलावा और इंग्लैंड के जो फास्ट पेसर्स हैं, अब उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको संतुलन लग रहा है? देखिए अभी तक तो 2 तय हैं, बुमराह आएंगे वापसी और ईशांत शर्मा है वहाँ पर। अब शमी के ऊपर निर्भर करता है कि टीम मैनेजमेंट बुलाती है और उनका फिटनेस टेस्ट होता है, वो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। मोटेरा के शॉट्स हम दिखा रहे हैं, कुछ जो हमारे पास फाइल शॉट्स हैं, और यहीं पर होने वाला है अगला एक्शन 24 फरवरी को, और भारत जो है एक नए उत्साह के साथ उतरेगा इस मैदान में। एयाज, आप क्या कहेंगे कि आपने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए? बेशक ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप सामने वाली टीम को हल्के में ले रहे हैं और अपने आप की जो पोजीशन है उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ये आप किसी को ब्लफ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। और ना भूले कि ये इंग्लैंड टीम ने आपको पहली मैच में 227 रन से हराया है, कोई 7 या 17 रन से नहीं हराया है। तो ये जरूर है कि इस पिच पर बिल्कुल नाकाम रहे इंग्लैंड, लेकिन वो भी सबक सीखेंगे। उनके पास फास्ट बॉलिंग, मुझे लगता है कि जेम्स आज दोनों की वापसी होगी। बेन स्टोक्स तो है ही, शायद एक स्पिनर कम भी खिला सकते हैं, लेकिन मोइन अली ने 8 विकेट लिए, अच्छी खासी बैटिंग भी की है, एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन बनता है। बहरहाल जो उनका सिलेक्शन है वो अलग है, लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। जो उनके पास नहीं है वो है एक्सपीरियंस इन बैटिंग और स्पिनिंग पिचेस। और अगर मोटेरा की पिच में इतना चैलेंज नहीं है स्पिन बॉलर्स का, वहां पर ज्यादा स्विंग और पेस का चैलेंज है, तो उनके पास बल्लेबाज ऐसे हैं जो वो कंडीशंस खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को पॉजिटिव तो है, बट फुलिश नहीं होना चाहिए। जी, यानी कि एक फास्ट एक्शन भी देखने को मिलेगा मोटेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया एयाज जी आपका। क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे हम आप दोनों से, लेकिन सौरभ पहले आपसे लूंगी कि अहमदाबाद पहुंचेंगे अब? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पहुंचना। और वो मैंने जैसा आपको बोला था, हमारे यहाँ जो दादाजी हैं वो किस तरीके से बोलते हैं, वो बड़े खुश हो गए थे फ़ोन पे ही कि भाई आज जी देखे कितना बढ़िया खेला है लड़के, मतलब कि हैं जी, मतलब वो हीरो बन रहे थे पहले में रूट बहू और उनके बहू, लेकिन अब देखो किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, तो हम जीत गए और इस जीत को जी बरकरार रखना है। और मैं बता दूं यशपाल सर जी और सोनिया जी, देखिए अब वो मेहनत जो करता है ना उसकी मेहनत दिखनी चाहिए, और वो मेहनत दिखी है। और मैं ये बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए बल्ले बल्ले करा दिया हमारी टीम ने, इसको मेंटेन करना है और हमारे में क्षमता है। देखिए जब आप टीम अच्छा नहीं करती है ना, फिर एक डाउट आता है कि यार ये इस मैच में क्या करेगी। चलिए चाहे एक टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन जब लगातार अच्छा करती है टीम तो मुझे लगता है कि अगला, मैं ये नहीं कि मैं भारतीय हूँ, मेरे हिसाब से जो क्षमता भारतीय टीम में है और भारत की पिचेस के ऊपर भारत को जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और साथ ही शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने हमारा ये शो देखा। और बल्लेबाजों से हम यही कहेंगे कि बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है, और गेंदबाजों से कहेंगे कि कितना भी हो जाए फटाफट से आपको इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनको आउट करना है मोटेरा में। और अगला एक्शन मोटेरा में होगा, उसकी भी हम आपको खबर दिखाएंगे डीडी स्पोर्ट्स पर।